बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टीचर और रिसर्चर के ऊपर है। इससे पहले हम सैलरी पर्सन के ऊपर लेक्चर बना चुके हैं, लेकिन टीचर और रिसर्चर के अंदर कुछ एडजस्टमेंट मिलती हैं। वो कहाँ शो करनी होती है, वो सैलरी पर्सन में हमें बताया नहीं था, तो हमने सोचा कि इसको बिल्कुल सेपरेट बनाएंगे टीचर और रिसर्चर के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम आज देखें, ब्राउज़र ओपन करके FBR पे आएंगे आप। FBR पे आने के बाद आप आयरस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने आना डिक्लेरेशन के ऊपर, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल AOP सेकंड कॉलम में सेकंड उस पे होगा ये। इसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम पीरियड लिख देंगे 2022, ठीक है। ये हमने पीरियड लिख दिया। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। और ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर कोई टीचर फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहा है वो कैसे करेगा, और यानी कि उसने पहले फाइल किया होगा तो वो क्या होगा, वो भी इसमें साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें सैलरी पर्सन है तो वेजेस के अंदर हम आके लिख देते हैं पे वेजेस एंड अदर। जो है वो उसकी हम फर्ज करते हैं कि उसकी सैलरी 15 लाख रुपए सालाना, ठीक है। पूरे साल की जो सैलरी हो 15 लाख रुपए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम आते हैं, ये इसकी सैलरी होगी। जब पे वेजेस के अंदर आपने इसको हमने पुट करना पूरे साल की सैलरी, जो भी आपकी सैलरी होगी पूरी साल की वो आपने यहाँ लिख देनी है। और टैक्स चार्जेबल के अंदर आना है, ये इधर क्लिक कीजिएगा। टैक्स चार्जेबल के अंदर आने के बाद कंप्यूटेशन, ये देखें कंप्यूटेशन में आ गए। कंप्यूटेशन के अंदर अगर आ गए हैं तो आप ये देखें कि जो नॉर्मल टैक्स इनका बन रहा है वो 60,000 बन रहा है। अब 60,000 में से जो टीचर और रिसर्चर हैं जो सैलरी ले रहे हैं, इनको 25% अपने टैक्स की जो है रिबेट मिलता है, रिडक्शन मिलती है, छूट मिलती है। तो इसको जो है हमने कहाँ लिखना है ये मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा जो बाकी 75% होगा वो हमें पे करना होगा। तो हम कैलकुलेटर उठा लेते हैं। कितना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 15,000, ठीक है। 15,000 हम क्या है, इनको रिडक्शन या रिबेट मिलेगी, और बाकी जो वैल्यू है 45,000 रुपये वो इनको पे करना होगा। पे करना होगा। और दूसरी बात है, पे ऑलरेडी इनका टैक्स कटा होगा सैलरी पे। जो सैलरी दे रहे होंगे और टैक्स काट डिडक्ट करके यानी कि सैलरी मिलती है। तो कोई भी जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे एजुकेशन के, वो क्या कहते हैं टैक्स जमा खुद करवाते हैं, उनसे सिर्फ आपने सर्टिफिकेट लेना होगा। और सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इधर आएंगे। इधर आने के बाद जो है इस जगह पे आके आपने 45,000 रुपये यहाँ लिख देना है, ठीक है। यहाँ लिख के एडजस्टेबल के अंदर आना है। एडजस्टेबल के अंदर आने के बाद सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर आके जो 75% टैक्स है वो यहाँ हम लिख देना। तो ये इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, बाकी जो 25% की जो रिबेट या रिडक्शन मिली है वो हम टैक्स रिडक्शन में आएंगे। इस जगह पे द टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर एक्सपेक्ट टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन वेयर ड्राइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल। अच्छा, यहाँ आके हम वो वैल्यू इधर लिख देंगे। सॉरी, 15,000 थी, ये हमने वो वैल्यू यहाँ लिख दी। ये आ गई। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखें जो डॉक्टर आगे कहीं कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, उस वो जो है वो उनको ये रिबेट नहीं मिलेगा, वो रिबेट में नहीं होंगे ये वाले रिबेट के अंदर। इसमें सिर्फ टीचर और जो वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय या एम्प्लॉय हैं, पूरे एम्प्लॉय हैं उधर के, सिर्फ ये जो टैक्स है ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और ये जो एडजस्टमेंट है ये उनके लिए इम्प्लीमेंट होगी रिबेट की। बाकी जो कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। जो आके अपनी वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं ना, जो एक चीज़ क्लियर कर लें, जो सर्विसेज मेडिकल के अंदर जो सर्विसेज देते हैं ना कंसल्टेंट आके,
यानी कि हफ्ते में 2 दिन आगे या 3 दिन आगे सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनको यानी कि रिबेट और रिडक्शन मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटेशन के अंदर दोबारा से। तो ये देखिए, ये आ गई, ये देखें, ये जो टैक्स रिडक्शन यहाँ आ गई 15,000 रुपये, और नॉर्मल टैक्स आपका 45 बन गया, जो डिपार्टमेंट ने आपका डिडक्ट किया होगा। अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो भी मैं बताऊंगा आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये होने के बाद फिर क्या करना है हमने, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, इसके अलावा कोई और इनकी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं सैलरी के अलावा, तो हम आ जाते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में जो भी इनके यानी कि अगर एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे होंगे वो यहाँ मेंशन कर देंगे ये। ठीक है, मेंशन कैसे करते हैं, अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं, सारे आपने जो है लमसम अमाउंट इधर आके डाल देते हैं। अगर आपने आपके पास ब्रेकअप बना हुआ है हर चीज़ का, तो आप जैसे ट्रैवलिंग की है तो आप यहाँ मेंशन कर दें, इलेक्ट्रिसिटी मेंशन की है तो यहाँ कर दें, वाटर है, गैस है, टेलीफोन है, मेडिकल, एजुकेशन कुछ भी है तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर ही मेंशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आके हम लिख देते हैं, ठीक है, ये इनके पूरे साल का खर्चा हुआ, ये एक्सपेंसेस हुआ जो हमने इधर इधर आके सारा मेंशन कर दिया। फिर आ जाते हैं हम इनकी पर्सनल एसेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो जी अगर ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अगर घर इनका अपना है तो यहाँ पे आके ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लिख देंगे। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी इनकी, अगर फर्स्ट टाइम रिटर्न यानी कि वो कर रहे हैं ना, ये आप पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, इस जगह पे कौन सी वैल्यू लिखनी है, इस जगह पे वो वैल्यू लिखिएगा जो आपकी लीज के ऊपर होगी, लीज वाली वैल्यू लिखिएगा। अगर आपने कोई नई जगह ली है, अगर लीज नहीं है तो फिर एफबीआर के अपने रेट होते हैं एफबीआर के, वो वाली मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिडेंशियल और पुरानी है तो लीज पे जो वैल्यू लिखी हुई होगी ना, वो इधर आके मेंशन कर दीजिएगा। वरना जो करंट रेट, अगर वो नहीं लिखना चाहते तो एफबीआर की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे प्रॉपर्टीज के सारे रेट हैं, वहाँ से जाके आप देख के वो फिर वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने वो लिख दी। इसके अलावा आपके पास कोई ओपन प्लॉट है या कुछ है, वो भी यहाँ दोबारा से यहाँ क्लिक कीजिएगा प्लस के निशान पे, और एक और यानी कि टैब खुल जाएगा, उसके ऊपर दोबारा से लिख के मेंशन कर दें। इसके अलावा कोई बैंक अकाउंट है आपके पास, ये देखें इन्वेस्टमेंट और नॉन अकाउंट, इधर आके आप अपना बैंक लिख दें। ये हमने यहाँ आके बैलेंस लिख दिया अपना। ये हमारा बैंक देख, वो आ गया, बैलेंस आ गया। अच्छा, आपके पास अगर कोई गाड़ी है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, व्हीकल वगैरह कोई भी है तो यहाँ लिख दें। अच्छा, इसके अलावा कोई ज्वेलरी या गोल्ड वगैरह है वो यहाँ लिखेंगे आप। ये हमने ज्वेलरी लिख दी। पर्सनल आइटम है, यहाँ हाउस इफेक्ट के अंदर हम लिख लेते हैं।
पर्सनल आइटम में अगर कोई चीज़ आपके पास है तो वो यहाँ मेंशन कर दें। हार्ड कैश या बीसी-वीसी कहीं से भी आनी है, जो भी पैसा आपका आना है तो उसको आप यहाँ मेंशन कर दें। बीसी समझिए आप कोई अक्टूबर में खुल जाएगी, लेकिन हार्ड कैश आपके पास आएगा, आपने जमा करवाया हुआ, तो उस कैश को भी आप यहाँ मेंशन कर दें। या किसी से पैसे लेने हैं, कुछ भी है तो मेंशन कर दें यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने किसी के पैसे देने हैं या किसी से लिए तो वापस करने हैं, तो ये इस जगह पे आके क्रेडिट के अंदर कोई भी डिपॉज़िट, मॉर्गेज, कोई भी लायबिलिटी है जो आपने पे करनी है, वो आप यहाँ आके नीचे मेंशन कर देंगे, ठीक है। प्लस के बटन पे निशान करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टैब ओपन होगा, उसके ऊपर वो लिख दीजिएगा कि इस चीज़ के पैसे जो हमने वापस करने हैं, वो लिखने के बाद इसको दोबारा कैलकुलेट कर दीजिएगा। अगर नहीं देने तो फिर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम रिकन्सिलिएशन पे। रिकन्सिलिएशन पे सबसे पहले आप आएँगे, जी हम आ गए हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट पे। सबसे पहले हम सैलरी लेते हैं, तो कहाँ से लेनी है सैलरी? आप कंप्यूटेशन पे आएँ, 15 लाख की आपकी सैलरी है। दोबारा रिकन्सिलिएशन पे आएँ, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स, ठीक है। इनफ्लो के अंदर ये देखें इनफ्लो है, इस जगह पे आके आप लिख दें 15 लाख रुपए। और टैक्स जो आपका कटा था वो आप आगे अदर के अंदर लिख देंगे, वो भी एक्सपेंस हुआ था। अदर्स के अंदर आके आप 45,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। और ये रिमेनिंग जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो आ रहा है, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो आ रहा है, आपने क्या करना है यहाँ आके मेंशन कर देना है 31,115। फर्स्ट टाइम आप अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, ठीक है। जो बैलेंस आ रहा होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देखिए 0 हो गया। अगर यही साल फिर ये जो सेम आपका जो रिटर्न है ये अगले साल के लिए आएगा 23 के लिए, तो ये बैलेंसेस वापस आ जाएंगे। तो फिर आपने पूरी प्रॉपर रिकन्सिलिएशन करनी है, जो हमने अभी मेंशन किया सिर्फ इसके अंदर आके ये समझे हमारा एक रिटर्न हो गया। अब दूसरे साल के लिए आ जाते हैं। जब हम दूसरे साल के लिए आएंगे तो हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज़ के अंदर क्या चेंजेस होंगे, बाकी समझे यही आपकी सारी चीज़ें हैं। सेम आपकी सैलरी भी यही है, सारी चीज़ें यही हैं। तो आपने सेम सैलरी पे आके 12 लाख और 15 लाख रुपए लिखेंगे। 15 लाख रुपए लिखने के बाद आप कंप्यूटेशन पे आएँगे। कंप्यूटेशन पे आने के बाद आपने वो करना है टैक्स देखना है कितना है, वही 60,000 रुपये अगर होगा तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अगले साल के लिए आ गए। अगले साल पे आए, आपने इधर 15 लाख लिखे, तो 15 लाख लिखे यहाँ आए, फिर आप कंप्यूटेशन पे आएँगे। कंप्यूटेशन पे आने के बाद देखेंगे टैक्स मेरा कितना 60,000 था, तो सबसे पहले 60,000 का आप 75% पे करेंगे और 25% रिडक्शन मिलेगी। तो आपने एडजस्टेबल में आना है। आने के बाद आपने इस जगह पे मेंशन कर देना 45,000 रुपये, और रिडक्शन के अंदर आके आपने 15,000 रुपये यहाँ लिख देना है। यहाँ लिखने के बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने पर्सनल एक्सपेंस पे आना है। आपने यहाँ आके अपने एक्सपेंसेस लिखने हैं अगले साल के जो भी होंगे। मसला 7,80,000 है तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये बढ़ जाते हैं या 8 लाख हो जाते हैं, 8 लाख यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आप पर्सनल एसेट और लायबिलिटीज़ पे आ जाएँगे, ये सेम एज़ इट इज़ रहेगी। इस जगह पे आपका यानी कि चेंज आएगा कि आपके पास यानी कि बैलेंस कम या ज़्यादा होगा, आपने इसको चेंज करना है सबसे पहले आके। फ़र्ज़ करें 1,25,000 था, अगले साल ये 2 लाख हो जाता है, तो यहाँ आप 2 लाख मेंशन कर देंगे। ज्वेलरी भी सेम रहेगी, हाउस इफ़ेक्ट भी सेम रहेगा। अच्छा, कैश नॉन बिज़नेस के अंदर ये चेंज हो सकता है। अब समझे 5 लाख था, आपने इसमें से यूज़ कर लिया, 2.5 लाख रह गया, तो यहाँ आप 2.5 लाख लिख, जो भी आपके पास 30 जून के अंदर जो भी ईयर होगा उस जगह पे आके आपने इधर मेंशन कर देना, जिस भी ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। तो ये चेंजेस हो जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद रिकन्सिलिएशन पे आएंगे, रिकन्सिलिएशन ऑफ एसेट्स के अंदर आएंगे। आने के बाद ये जो आपका करंट ईयर का एसेट है, ये वाला 38, ये आपका अगले साल का प्रीवियस बैलेंस बन जाएगा। तो अब ये वाला बैलेंस आपके यहाँ आ जाएगा। बाकी चीज़ें आप देख जो भी आएगा, सैलरी आप यहाँ मेंशन कर देंगे, टैक्स आप यहाँ मेंशन कर देंगे, तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये टीचर और रिसर्चर की सिंपल सी एक रिटर्न थी। और इसके अलावा अगर एक चीज़ और बता दूँ
अगर आपके पास कहीं से पैसे और आ जाते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास डिमांड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आ रहा होगा, तो आपने अपना जब चालान जमा करवाना है, तो चालान की अलग एक वो ऑलरेडी बनाई हुई है हमने, लेक्चर पोर्टल के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है? आगे फिर आपने सिर्फ वेरिफ़िकेशन करनी है और इस जगह पे आके वेरिफ़िकेशन करेंगे, वेरिफ़िकेशन हो जाएगी। पेमेंट में आना है। वेरिफ़िकेशन होने के बाद पेमेंट में आएँगे और अगर आपने वो चालान जमा करवा दिया होगा, तो यहाँ आके लिंक कर दीजिएगा उसको, इस जगह पे। तो वो इस जगह पे आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पे आ जाइएगा। ठीक है, वो साथ लिंक हो जाएगा। इधर आएँगे ना कंप्यूटेशन पे, लिंक जब हो जाएगा तो इधर आके उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो वो डिमांड भी खत्म हो जाएगी, जो निकल रही होगी वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आपने जमा करवा दिया होगा, ठीक है? ये था। और अगर कोई आपके क्या कहते हैं टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं, इसके अलावा टेलीफ़ोन पे जैसे टैक्स कटता है, तो सेल फ़ोन का अलग से इधर सेक्शन दिया है, बिजली के बिल के ऊपर कटता है, तो इसके ऊपर पोर्टल के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे कैश विथड्रॉवल के ऊपर 231 है। कैश के ऊपर को विथड्रॉवल के ऊपर जो टैक्स कटा होगा आप यहाँ लिख देंगे, रेंटल है, इसके ऊपर आप मेंशन कर देंगे अगर कोई रेंट वेंट होगा तो अगर फिर उसकी आपको चीज़ें भी डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। ये सिंपल एक टीचर के लिए देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की ये डोमेस्टिक है, ठीक है? यहाँ पे आके आप मेंशन कर सकते हैं। या टेलीफ़ोन का जो होगा आपका अगर टेलीफ़ोन सेल फ़ोन का इधर आ जाएगा जो भी होगा आपका टैक्स यहाँ मेंशन कर दीजिएगा एडजस्टेबल में। तो ये सारा कैलकुलेट करके जो भी आपका टैक्स बचेगा वो आप पे कर देंगे फिर। ये एक सिंपल सी लेक्चर था, इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा मैंने चीज़ें साथ बता दी हैं। अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं, टैक्स वगैरह और ज़्यादा है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो होप सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कोई भी आपकी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।